Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स की। अभी तक हमने प्रॉपर्टी देखी है इंटरसेक्शन की और यूनियन की अलग अलग। अब एक मिक्स प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। हम बचपन में जानते थे कि अगर x माइनस ए प्लस बी ऐसे लिखा हुआ है तो ये माइनस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे बेहतर तुम और समझ सकते हो कि अगर ये x माइनस के टाइम्स ए प्लस बी लिखा हुआ रहता था तो ये k जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है x माइनस के इंटू ए माइनस के इंटू बी। एक्चुअली हुआ क्या है कि इस चीज को तुम दोबारा अगर ध्यान से देखो तो ये x प्लस माइनस के टाइम्स ए प्लस बी हुआ है। तब ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। हम ये कहते हैं कि ये जो माइनस के है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्लस साइन के इधर और उधर। जैसे मिठाई बंटती है वैसे ये बटा है। तो ये माइनस के जो मल्टीपल था, ये कोई भी एक कांस्टेंट था, ये जाके ए से भी मल्टीप्लाई हुआ है और बी से भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये एक्स प्लस माइनस के इंटू ए और फिर प्लस माइनस के इंटू बी। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमने देख लिया। तो क्या इसी तरह से सेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं चीजें? वो अभी हम देख लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया, मतलब बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास मौजूद है, उसके साथ हम ए का यूनियन ले रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि सेट्स में जो नोटेशन है ना वो अलग है। इसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो नहीं होता, वैसे होता है लेकिन ज्यादातर होता है इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन। तो ये ए यूनियन बी, और ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन का साइन था इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव की। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर यहां पे पहले से इंटरसेक्शन होता और बी यूनियन सी लिखा हुआ रहता, तब जाकर मैं इसे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी लिखता। और किस साइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? ये बीच वाले यूनियन के साइन पे, तो बीच में यूनियन आ जाता। ये है सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कुछ लोग बोल सकते हैं सर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह लग रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक फर्क को समझ लो। हमने क्या किया था कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तब जाके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का काम आता है कि अगर बी यूनियन सी पे ब्रैकेट लगाया तब देखते हैं क्या होता है कि नहीं। या फिर हमने ए यूनियन बी पे पहले ब्रैकेट लगा दिया, तब देखते हैं क्या होता है ना। या फिर हमने ए यूनियन सी पे ब्रैकेट लगा के इंटर यूनियन बी किया, तब देखते हैं क्या होता है। तो ये तीनों बराबर आ गए थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी अलग है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है ये अब तुमको लिखवा देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे दोनों ऑपरेटर्स सेम थे, यहाँ पे ऑपरेटर्स अलग अलग हैं। बस यही फर्क है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बीच में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूजेस सेम ऑपरेटर्स, यूजेस की जगह बेहतर है लिखना इंक्लूड्स। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंक्लूड्स डिफरेंट ऑपरेटर्स। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। ये जो मैं जितने भी प्रूफ कराता हूं ना, ये अपने आप में समझ लो एक प्रॉब्लम है। किसका प्रूफ हम देख रहे हैं? पहले और दूसरे का। तो पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर आता है। देखो मैं तुमको फ्लो समझा देता हूं। ये जो यूनियन का साइन है वो बी के पास गया और सी के पास गया। डिस्ट्रीब्यूट किस वजह से हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट इस पे हुआ है, देख लो, इसीलिए यहां पे आया। जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना उस पे बंटता है, इसे समझना है जब डिफरेंट ऑपरेटर्स हो। तो इसका प्रूफ हम देखेंगे दो तरह से। एक हम देखेंगे कि रीजन्स को शेड करके, और एक हम देखेंगे रीजन्स को नंबरिंग करके। तो पहले हम इसका प्रूफ करते हैं शेडेड रीजन से, और जो दूसरा हमने किया था उसका हम प्रूफ करेंगे रीजन्स को नंबरिंग करके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेट ए
ये रहा, सेट बी ये रहा, और सेट सी ये रहा। अब हमने ये तीनों सेट्स ऐसे क्यों बनाए? ऐसे इसलिए बनाए क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी में कुछ कॉमन है, ए और सी में कुछ कॉमन है, और ए बी सी में भी कुछ कॉमन है। ये जनरल केस हमारा यही होता है। वरना तुम लोग चाहो तो तीन अलग अलग भी बना सकते हो, बट उससे मामला सॉल्व नहीं होता। ये जो केस है ना, ये बहुत जनरल केस होता है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। ओके, पहले तो बी इंटरसेक्शन सी होगा ना, क्यों? क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है, तो बोर्डमास रूल की तरह यहां भी रूल लगेगा कि पहले बी इंटरसेक्शन सी होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन है मेरा? ये वाला रीजन है, तो मैंने ग्रीन से शेड कर दिया। तो पहले मैंने क्या किया कि ए सेट को मैंने ऐसे ही लिखा, और बी इंटरसेक्शन सी को मैंने अलग से दिखा दिया ऐसे। ये मेरा क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। और ये क्या है? सेट ए। शेडेड रीजन हमने क्या दिखाया है? बी इंटरसेक्शन सी, ताकि बाद में जब तुम ये नोट्स देखो, जो कि मैं अपलोड कर दूंगा टीचमेंट ऐप पे, तो तुम्हें क्लियर समझ में आए कि हमने करना क्या चाह रहे थे। तो पहले हमने क्या किया कि बी इंटरसेक्शन सी हमने शेडेड रीजन को अलग कर लिया। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? अभी से इस बात को समझ लो कि यूनियन का मतलब होता है ग्रॉस, GROSS, ग्रास नहीं, ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है सब कुछ, 10th में तुम पढ़े होगे, नेट पेएबल टैक्स, ग्रॉस पेएबल टैक्स। ग्रॉस का मतलब होता है सब कुछ, और नेट का मतलब होता है बचा हुआ, NET। तो ग्रॉस का मतलब होता है कि जो जो दिख रहा है सबको शेड कर दो। ये जो शेडेड रीजन है वो मेरा आया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। शेडेड रीजन से हमने दिखा दिया। तो ये तो मेरा आ गया शेडेड रीजन की वजह से। ये तो LHS है ना मेरा, बेसिकली ये LHS चल रहा है ना। अब हम RHS को भी देख लेते हैं कि RHS क्या होगा। अब इसका RHS देख लेते हैं। RHS क्या था? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब RHS भी हम दोबारा उसी तरह से देखेंगे। ये ए का हमने बनाया सेट सर्किल द्वारा वेन डायग्राम में, ये बी का बनाया, और ये सी का बनाया। अब मैं बस पॉइंटर से तुमको दिखा देता हूं कि ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी यहां से बिल्कुल यहां तक, और यहां से बिल्कुल यहां तक, ये ए यूनियन बी होता है। दिख गया? और अब मैं तुमको दिखाता हूं कि ए यूनियन सी क्या होता है। ये है ए, और ये वाला जो 8 बन रहा है ना इस बार, ये है ए यूनियन सी। दिख रहा होगा? अब मैं इसको अलग अलग दिखा रहा हूं, और फिर इसका इंटरसेक्शन लूंगा, क्योंकि ए यूनियन बी अलग से और ए यूनियन सी अलग से मुझे निकालना है, फिर बीच का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसी डायग्राम में अगर मैं सिर्फ बी को रब कर दूं, देखो, तो ये ए यूनियन सी है। और इसी डायग्राम में अगर सी को रब कर दूं, तो ये ए यूनियन बी है। इसी की हेल्प से मैं ए यूनियन बी बना रहा हूं, और ए यूनियन सी भी बनाऊंगा। तो ये है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यही है, ये ए था, ये बी था, तो ये क्या आ गया? ए यूनियन बी। अब हम इसी पे सुपर इंपोज करेंगे ए यूनियन सी, फिर उसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। सिंपल। तो मैं ये अंदर की हैचिंग रब कर देता हूं बस, ताकि पता चल जाए कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं। अब मेरे को बनाना है ए यूनियन सी। यहां से लेकर यहां तक सी है, और फिर ये ए पे ही जाएगा ये, और उसके बाद आके यहाँ पे आके सर्किल पे मैच कर जाएगा। ब्लैक वाला पोर्शन है वो ए यूनियन बी है, और ब्लू वाला पोर्शन है वो ए यूनियन सी है। अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा देख लो ध्यान से। इसका इंटरसेक्शन तुमको नहीं लग रहा है कि ये डायग्राम्स जो सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो इसका इंटरसेक्शन सिर्फ ये रेड आएगा, हैचिंग वाला। तो ये जो ब्लैक वाला हमारा डायग्राम था, ये जो 8 एक बना हुआ था, वो ए यूनियन बी था। ये जो ब्लू वाली हमारी बाउंड्री थी वो ए यूनियन सी की थी। और ये जो रेड कलर से हमने हैचिंग की है, ये हैचिंग हमारी क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों के इंटरसेक्शन को हमने दिखाया है रेड हैचिंग से।
अब इस रेड हैचिंग को थोड़ा अलग लेके तुम सोचोगे और जो पिछले बार हमने एलएचएस किया है उसको देखोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल यही आएगा। देखो ये ए का कंप्लीट सर्किल है और एक चोंच निकली हुई है उससे, और तुम अगर आरएचएस को भी देख लो तो भी तुमको ये दिखेगा कि ए का पूरा सर्किल और उसके बाद एक चोंच, ये सर्किल आगे कंप्लीट होगा ना यहाँ पे, तो वही चीज आगे। तो डायग्राम के शेडेड रीजन से तो हमने समझ लिया कि ऐसा होगा। अब रीजन वाइज समझ लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मस्ट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये पॉइंट था। इसमें भी एक एलएचएस है और एक आरएचएस है। एलएचएस को हम अलग समझेंगे, आरएचएस को हम अलग समझेंगे। पहले एलएचएस समझ लेते हैं और उसके बाद हम आरएचएस समझ लेंगे रीजन वाइज। एलएचएस क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी करेंगे और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। रीजन वाइज हमको करना है, तो कोई मुश्किल इस बार नहीं है। शेडेड रीजन में थोड़ा मुश्किल होती है, मैं जानता हूं, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल चीज है ना। तो इसमें रीजन्स कौन कौन से हैं? ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब मैं, तुम देख रहे हो कि यूनिवर्सल सेट नहीं बना रहा हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रूफ एबीसी के बीच में करना, यूनिवर्सल सेट तो कहीं आया नहीं, तो क्यों करें। अब तुम मुझे इतना बता दो कि जो सेट ए है जिसको हमने वेन डायग्राम से दिखाया, उसमें रीजन्स कौन कौन से हैं? 1, 4, 6 एंड 7। यही 4 रीजन्स हैं। और बी यूनियन सी में कौन कौन से रीजन्स हैं? तो वो पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। बी के सारे रीजन्स और सी के सारे रीजन्स लिख दो, और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो बी के सारे रीजन्स पहले लिख दो, 2, 4, 5, 7। फिर सी के सारे रीजन्स लिख दो, बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो 3, 5 नहीं लिख सकते क्योंकि बी में आ चुका है, 7 नहीं लिख सकते क्योंकि बी में आ चुका है, 6। ये बी यूनियन सी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मुझे अगर रीजन वाइज देखना है तो ये सिंपल है, कॉमन रीजन्स ओनली। तो 1, 4, 6, 7 और 2, 4, 5, 7, 3 और 6 में कॉमन क्या क्या है? 1 है दोनों में? नहीं है। 4 है दोनों में? है। 6 है दोनों में? बिल्कुल है। 7 है दोनों में? बिल्कुल है। बाकी जो 5 और 3 है वो तो है ही नहीं। तो इसके रीजन्स क्या आ गए हैं? 4, 6 और 7। आरएचएस से भी देख लेते हैं वही चीज। तो इसी डायग्राम को तुम यूज कर सकते हो आरएचएस में। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के तुम रीजन्स देख लो क्या क्या है। ए इंटरसेक्शन बी में 4 आएगा और 7 आएगा, यही दो रीजन आएंगे, दिख रहा है। ए इंटरसेक्शन बी में यही वाला रीजन कॉमन है, 4 और 7 जिसमें आ रहा है। डायग्राम पे एक बार ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करके। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी को देख लेते हैं हम। तो ए का सर्किल ये है, सी का सर्किल ये है, कॉमन पार्ट ये है, उसमें 6 और 7, यही दो रीजन आ रहे हैं। अब इनके बीच में क्या लगा हुआ है? यूनियन। तो इसके बीच में क्या लगा हुआ है? यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे लिख दो विदाउट रिपीटिशन। तो 4, 6 और 7। तो यहां भी 4, 6, 7 आ रहा है और यहां भी 4, 6, 7 आ रहा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो यहां से भी हमने प्रूव कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, नोट लॉज ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट। पहला लॉ कि अगर हम फाई और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लें, यानी कि ए इंटरसेक्शन हम फाई करें, तो ये हमेशा फाई आएगा। क्यों? फाई में होता है कुछ नहीं, ए में होता है बहुत कुछ। तो फाई के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? कुछ नहीं। ए कुछ भी हो सकता है, ए फाई भी हो सकता है, तो फाई इंटरसेक्शन फाई भी फाई आएगा। ए कैन बी एनी सेट वेदर एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। एक तो देख लिया हमने फाई के साथ, यानी कि एम्प्टी सेट के साथ। एक देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए ओनली। ये क्यों हो रहा है? यूनिवर्सल सेट में आता है पूरा ब्रह्मांड सब कुछ, और ए एक सेट है। तो अगर उस सेट का इंटरसेक्शन तुम लोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, डायग्राम में देख के समझो, ये सेट ए है मान लो और ये इसका यूनिवर्सल सेट है। तो अब इनका इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है इनमें? खुद ए। अब मैं यूनियन भी लेके देख लेता हूं। अगर मैं ए यूनियन फाई करूं तो ये ए ही आ जाएगा घुमा फिरा के, क्योंकि
यूनियन का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, सब कुछ लेना है। तो फाई में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, ए में तो है ना कुछ, तो वो घुमा फिरा के ए ही आएगा। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करूं, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ लेना है, तो ये सब कुछ में यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ये बात बहुत क्लियर है, बस सोचोगे तो समझ में आ जाएगी। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।